हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे, कब, जब हम लोगों को कैश बुक को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे उसके बाद बनाने की बात थी। वो क्या प्रोसीजर होता है उसको पूरा ठीक से एक एक करके समझा था। अब उसी को यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हम लोग कैश बुक से पासबुक पर जाएंगे, दूसरा ऐसा उदाहरण है जहाँ पर पासबुक से कैश बुक पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना वही 5th चैप्टर है, बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें उदाहरण दे रखा है इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये हिंदी में, आपको इंग्लिश में भी समझना स्टार्ट करिए, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। क्या है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद, कोई विनोद जी हैं, उनके लिए हमें क्या करना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, क्या क्या उनके बारे में दे रखा है, कब बनाना है, तारीख दे रखी होती है जो हम लोग सबसे पहले यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या दे रखी है, तारीख दे रखी है। अच्छा, क्या है पहली बात, बैंक बैलेंस जो है ना एज पर कैश बुक 50,000 रुपए का है। समझिए, मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा, आप समझते रहेंगे तो हो जाएगा। 50,000 रुपए आपका कैश बुक में बैलेंस है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। कितना का है, 50,000 का। अच्छा, फिर क्या हुआ, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ ₹6,000। तो आपने चेक्स दे दी थी, आपने इशू कर दिया था, आपने किसी को चेक दे दिया था कि जाओ ये 6,000 रुपए की चेक है। तो कैश बुक में जब आपने क्या किया होगा, तो क्या किया होगा, कैश बुक के हिसाब से तो आपने किसी को चेक दे दी, तो आपने अपना बैंक वाला जो कॉलम है उसको क्रेडिट कर दिया कि आपके बैंक वाले अकाउंट से पैसे कम हो गए। तो आपने जब उसको क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में तो आपका कम हो चुका होगा, लेकिन आप लोगों को बनाना क्या है, पासबुक बनाना है। ठीक है, बनाना क्या है, इसमें पासबुक बनाना है, पासबुक तक पहुंचना है। तो वही पहुंचने की जो प्रक्रिया रहती है कैश बुक से के बैलेंस से लेकर के पासबुक के बैलेंस तक, वही हमारा क्या हो जाता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन जाता है। तो वो उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग 6,000 रुपए को यहाँ पर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपके बैंक से पैसे थोड़ी कटे हैं। क्यों, लिखा हुआ है ना साफ साफ कि आपने प्रेजेंट किया था पेमेंट के लिए, बट नॉट प्रेजेंट नहीं किया गया, आपने इशू कर दिया। तो जिनको दिया उन्होंने अपने बैंक में जाकर के चेक लगाई नहीं है। द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000। तो बैंक को सीधे सीधे 8,000 रुपए कहीं से मिल गए, डिविडेंड मिला, और वो क्या हो गया, आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो गया होगा, लेकिन आपको पास में तो पता नहीं है। एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में तो था नहीं, बैंक में हो चुका है। ठीक है, तो क्या है, ऑलरेडी अगर आपको बैंक की तरफ जाने की बात है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो भी अमाउंट था 8,000 रुपए का, वो आपके कैश बुक में तो आपको पता ही नहीं था। तो आप क्या करोगे, कैश बुक में है नहीं और बैंक में ये चीज ऑलरेडी पहले से जोड़ दी गई है, क्योंकि डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट कर दिया गया अमाउंट। तो अगर आप बैंक की बात करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पैसे भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि बैंक में सीधे सीधे ये तरफ आ चुके हैं, 8,000 का ये हो जाएगा। फिर क्या हुआ, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक ने किसी हिसाब से आपके ऊपर कुछ शुल्क लगाया, 400 रुपए का, वो काट लिया, तो बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, लेकिन आपको कैश बुक में तो पता नहीं था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 400 को घटा देंगे, 400 ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ, अ चेक ऑफ ₹6,000 वॉज डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने अपनी बैंक में, आपको किसी ने लाकर के कुछ सामान खरीदा आपसे, 6,000 रुपए की चेक दे दी, आपने जाकर के बैंक में लगा भी दी, तो आपने अपनी कैश बुक में तो मान लिया कि आपको पैसे मिल चुके हैं, लेकिन वो क्या हुआ है, अभी तक डिपॉजिट कर दी गई थी लेकिन कलेक्ट नहीं की गई थी, तो 6,000 रुपए वो कम होंगे। तो ये 6,000 रुपए भी हम लोग यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो एंट्रीज होंगी वो इस तरह की हो जाएंगी। 50,000 पहले से था, 6,000 8,000 जोड़ा आपने, 400 और 600 1,000 घटा दिया। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसी चीज हिंदी में लिखी हुई है। जल्दी से आपको एक बार इंग्लिश और हिंदी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ना, कई बार उनको दिक्कत आ रही होती है, और बहुत सारी चीजें हम लोग इंग्लिश में भी कर रहे होते हैं, जैसे जनरल एंट्री है, उसमें हम रोजना मचा प्रविष्टियां नहीं बोल रहे होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश के बीच का रास्ता चल रहा होता है कॉमर्स स्टूडेंट्स का, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर वही सीधी सी बात है, बैंक जो शेष है 50,000 रुपए का, किसमें, रोकड़ बही के अनुसार जो बैंक का कॉलम है उसमें आपका 50,000 रुपए का शेष है, तो आप 50,000 रुपए का शेष आपने लगा लिया। वही चीजें जो की थी, जल्दी जल्दी करते हैं। 6,000 रुपए के निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, आपने चेक दे दिया लेकिन किसी ने लगाया नहीं, तो क्या हो गया, आपके जो बैंक में बैलेंस है वो 6,000 रुपए से और ज्यादा होगा। 8,000 रुपए का लाभांश प्रत्यक्ष रूप से आपके बैंक में मिल गया जो आपको पता नहीं था, तो इसको भी आप जोड़ दोगे। लाभांश हम लोग हिंदी में बोलते हैं किसको, डिविडेंड को। तो लाभांश आपको मिला हुआ था। और फिर क्या हुआ, 400 रुपए के बैंक शुल्क की प्रविष्टि थी, वो आपको पता नहीं, तो आप 400 रुपए घटा दोगे, और 600 ऐसे क्या था, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया था, आपने जमा कर दिया था, लेकिन वो अभी तक संग्रहित नहीं हुआ है, तो बैंक में तो पैसा पहुंचा नहीं है, कैश बुक में आपने मान लिया, इसलिए आप 50,000 से क्या करोगे, 6,000 को घटा दोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, तो क्या अच्छा अमाउंट क्या निकल करके आएगा, वही सारी चीजें हुई हैं। तो आपके अगर 50 में 6 जोड़ा 56, 8 जोड़ा 64, तो ये हो गया आपका 64,000। और जो घटाने वाला अमाउंट है वो कितना हो गया, 6,000 ये, 400 ये, तो हो जाएगा 6,400। तो 64,000 जोड़ करके हुआ, 6,400 आप इसमें से घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा
64,000 में से 6,400 घटाओगे 57,600 मिलेगा, ये अमाउंट आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इन्होंने कैसा कर रखा है, रोकड़ भाई के अनुसार शेष क्या था 50,000 रुपए। ठीक, फिर क्या हुआ, भुगतान के लिए निर्गमित चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए तो 6,000 रुपए जोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहां पर जोड़ने वाली राशि लिखेंगे, यहां पर घटाने वाली, तो काफी क्लैरिटी रहती है। दूसरा फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था, लेकिन यही फॉर्मेट ज्यादा अच्छा रहता है। फिर क्या हो जाएगा, 8,000 रुपए यहां पर आएगा। देखिए क्यों, ब्याज की रकम, जो ब्याज की जगह यहां पर वास्तव में लाभांश था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लाभांश लिख दो, ब्याज होता तब भी एंट्री इसी साइड ही होती, लेकिन लाभांश तो हम लोग लाभांश लिख देते हैं। जिसे बैंक ने खाते में जमा किया वो 8,000 हो गया। जमा किए गए चेक जिन्हें अभी संग्रहित नहीं किया गया वो कितने के थे, 400 के, सॉरी 6,000 का चेक था और 400 रुपए का खर्चा था बैंक शुल्क, तो वो 400 रुपए हो गया। तो 400 घटेगा और आपको 600 घटेगा। अब ये जो है ना, ये यहाँ पर माइनस लगाएंगे नहीं, वो माइनस वाले कॉलम में ही लिखेंगे। तो अगर भी माइनस नहीं लगा हुआ, इससे कंफ्यूज मत होना, इसको मैं हटा देता हूं, ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, हम लोग बैलेंस निकालेंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा बैलेंस, ये आ जाएगा आपको 64,000, और ये कितना आया, ये 6,400 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें टोटल बैलेंस करना ही है, तो इसलिए बैंक पुस्तिका के अनुसार जो शेष है वो आप इसमें से ये घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 57,600, और यही अमाउंट इधर आ जाएगा। और जैसे आप इसको लिख दोगे तो यहां वाले 6400 की जगह क्या हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक। तो यही सारी एंट्रीज होंगी। अभी आपको दिख नहीं रहा है, अभी आपको दिख जाएगा। हो गया, ये 6400 नहीं रहेगा, फिर 64,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न में चलते हैं। यहां पर ध्यान रखिए, हम लोगों ने रोकड़ बही से यानी कि कैश बुक से स्टार्ट किया था और हम लोग पासबुक तक पहुंच गए थे, बैंक पुस्तिका के पहुंच गए थे। अब उल्टा करते हैं। ठीक है, ये भी एक ऐसा ही प्रश्न है। बैंक पासबुक थी, कोई बॉस एंड कंपनी है, ये मेसर्स पढ़ते हैं इसको, मेसर्स बॉस एंड कंपनी शोड बैलेंस ऑफ ₹45,000 ऑन 31 मई 2017। 45,000 रुपए था बैंक में, तो ये क्या था, आपका क्रेडिट बैलेंस रहा होगा। ठीक है, चेक्स इशूड बिफोर May 31। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इसको इंग्लिश में देखना वो इंग्लिश में देख सकता है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अभी क्या हुआ, वही सारी चीजें हैं, बोस एंड कंपनी है, इन्होंने क्या 31 मई 2017 को 45,000 रुपए का इनका शेष है। तो अब यहाँ पर समझिएगा, 45,000 रुपए आपके पास क्या है, बैंक में आपका दिख रहा है, पासबुक में आपको दिख रहा है। कैश बुक तक हम लोग पहुंचेंगे। पहली चीज क्या हुई, 31 मई 2017 तक की बात है, उससे पहले 25,940 रुपए का चेक निर्गमित किए गए थे, चेक आपने इशू कर दिए थे, परंतु वह भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। सोचो, आपके पास सभी पासबुक है और आपको ये पता चला कि आपने 25,000 कुछ रुपए के 940 है, शायद 25,940 का जो चेक था वो आपने इशू कर दिया था, किसी को दे दिया था, और वो आपको बैंक की पासबुक में क्या दिख रहा है कि आपने इशू तो कर दिया था लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ। तो जो आपकी कैश बुक में अकाउंट है, तो कैश बुक में आप क्या कर रहे होगे, कैश बुक तक तो जाने के लिए कैश बुक में तो आपने मान लिया होगा पहले से, क्योंकि आपने जैसे इशू करते हो आप मान लेते हो कि हाँ इतने पैसे तो आपके बैंक अकाउंट में कम हो गए। तो जब इससे वापस जाएंगे तो हमारे 25,940 का जो अमाउंट होगा वो तो घटाना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि वहां पे तो आप घटा चुके हो, कैश बुक में तो घटा चुके हो, और हम लोग क्या कर रहे हैं, पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं। ठीक, फिर क्या हुआ, 39,000 रुपए और 2,350 रुपए, ये 39,000 के सारे 3900 है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है कि दो चेक 31 मई को बैंक में जमा करवाए गए, परंतु बैंक द्वारा उनका संग्रहण जून में हुआ। तो 31 मई तो लास्ट दिन होता है महीने का। अब 31 मई को आपने बैंक में जाकर के लगा दिया, लेकिन बैंक हो गई बंद, उन्होंने बोला हम अगले महीने यानी अगले दिन, तो जून ही स्टार्ट हो जाता है, तो जून में पैसा आया। तो आपने तो अपनी कैश बुक में क्या किया होगा, आपने जो पैसे थे कितने कितने 3,900 और 2,350, ये दोनों को आपने अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में ऐड कर लिया, क्योंकि आपने उसी दिन बैंक में जाकर लगा दिए। लेकिन क्या बैंक में पैसा आया, नहीं आया। तो जब कैश बुक में आपने लगा दिए, इसका मतलब कैश बुक में तो जोड़ लिया गया, और हम लोग अभी बैंक से बैंक अकाउंट यानी कि पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर 3,900 और साथ में 2,350 दोनों को ही जोड़ देंगे, ये जोड़ने में आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये जोड़ने में आ जाएगा, तो सॉरी इसको ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये ब्रैकेट, अब इसको ऐसा मत मानिए कि ब्रैकेट में नॉर्मल नेगेटिव नंबर्स को लिख रहे होते हैं, इसलिए इसको गलत मत करिए। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या, देखिए 45,000 रुपए आपका पासबुक बता रही थी, 25,940 ये आपका घटाना रहेगा जब कैश बुक का बैलेंस निकालना है, लेकिन 3,900 और 2,350 इनको आप जोड़ देंगे। अच्छा, और क्या हुआ, अगली एंट्री कुछ दे रखी है, पासबुक के अनुसार 2,500 रुपए के एक अनादरित चेक की भी प्रविष्टि नाम के पक्ष में है। मतलब क्या हुआ,
2,500 रुपए की एक चेक लगाई थी आपने कभी, पासबुक में आपको दिख रहा है कि वो जो चेक लगाई थी वो डेबिट कर दी गई है, और बैंक में तो अगर पैसा बढ़ रहा होता है तो क्रेडिट किया जाता है, डेबिट क्यों कर दी गई है? क्योंकि वो डिसऑनर हो गई है, उस चेक को अनादरित कर दिया गया है। तो आपको कम पैसा दिखेगा कहां पर? पासबुक में, और पासबुक का ही बैलेंस आपको दे रखा है तो ये कम होने के बाद दिख रहा होगा। इसका मतलब 2,500 रुपए आपको और जोड़ना पड़ेगा, तब आपको कैश बुक यानी कि रोकड़ बही में सही से दिख रहा होगा। तो आप क्या करोगे? 2,500 रुपए को यहां पर और जोड़ दोगे। ठीक है, और कोई एंट्री है? देखते हैं, और कोई एंट्री है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारे यही सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 45,000 है, 3900, 2,350 और 2,500 जोड़ा, कितना हो जाएगा? सोचिए, 3900 सही से लिख करके जोड़ देता हूं, 45,000 है, 3,900, 2,350 और 2,500, इसको जोड़ेंगे 0 और ये हो जाएगा 5, 9 और 3 12, 5 17 के साथ हासिल लगी 1, 2 1 3, 2 5, 3 8, 5 13 3 हासिल लगी 1, 4 और 1 5। तो ये आपका अमाउंट बन गया 53,750। क्या बन गया? 53,750। लेकिन इसमें से आपको 25,940 घटाना भी है। कितना घटाना है? 25,940। तो इसी में आप 25,940 को जब घटाओगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 0 1, 17 में से 9 गया बचा 8, 12 में से 5 गया बचा 7 और 4 बचा तो 2, 27,810। अगर सब कुछ ठीक किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की, तो 27,810 अमाउंट ऐसा है जो आपकी कैश बुक में दिखना चाहिए। देखते हैं, बैंक पुस्तिका के अनुसार शेष कितना था? 45,000 का। ठीक, फिर क्या हुआ था? भुगतान के लिए इन दोनों को मिलाकर के इन्होंने 6,250 लिख दिया। ये क्या है? 3900 और 2,350। फिर क्या हुआ? अनादरित चेक की प्रविष्टि जो पुस्तिका के नाम पर नहीं थी वो भी 2,500 रुपए। तो सही, इन्होंने जोड़ने वालों के साथ लिखा हुआ है और जो घटाने वाला था उसके लोग बाद में सीधे सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये 25,940 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब क्या होगा? अब हम इनका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल करके हम लोगों ने कुछ निकाला था नंबर, वो इधर आ जाएगा, और इसमें वास्तव में तो इतना ही है। तो इस टोटल से अगर ये टोटल ज्यादा हुआ तो इससे हम इसको घटाएंगे, फिर जो संख्या आएगी वो यहां पर आ जाएगी, और वही संख्या हमारा वास्तव में क्या होगा? जो रोकड़ बही में हमारा बैंक कॉलम का शेष होगा। क्या होगा? रोकड़ बही के अनुसार शेष 53,750 और यहां पर आ रहा है आपका 25,940। ये तो यही है। अब ये यही नहीं रहेगा, ये वास्तव में बन जाएगा आपका कितना? 53,750 ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको घटा दोगे 25,940 को, तो जैसे आप घटाओगे तो आपको मिल रहा है 27,810। कितना मिल रहा है? 27,810। यानी कि हम लोगों ने भी यही निकाला था 27,810, तो हमारा उत्तर भी ठीक था। ठीक है, अब इन बहुत ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना करने से क्या हो जाता है, आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर गलती नहीं होगी, और गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बहुत आसान चीज थी, लेकिन 2 प्रश्न करा दें जिससे कि आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गया है। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में एक चीज अभी छोड़ रखी है। अभी तक हम लोगों ने दोनों बार पॉजिटिव बैलेंस लेकर के माना है, अनुकूल शेष लेकर के चले हैं, फेवरेबल बैलेंस लेकर के चले हैं। अनफेवरेबल बैलेंस जब आपका निगेटिव बैलेंस हो, यानी कि कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट हो या फिर पासबुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस हो, उसको लेकर के प्रश्न नहीं किया गया। उसको लेकर के प्रश्न करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, उसको भी देखिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।